हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा कि हम फोर्ट से पहुंच गए थे। अब रात में फोर्ट से में टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस तक चला गया था। तो ठंड के मारे तो हमारी कंपकंपी ही छूट गई थी, पर फिर भी पूरी तरीके से हिम्मत जुटाते हुए हम सुबह 6:30 बजे उठे, अपना बैग पैक किया, थोड़ा चाय नाश्ता किया और उसके बाद निकल गए हम अपने आगे के सफ़र के लिए। हमारी अगली डेस्टिनेशन थी पैंगबोचे, और पैंगबोचे जो है वो लगभग 2 से 3 घंटा दूर है आपका फोर्ट से। तो बस हमने सुबह 6:30 बजे अपना बैग पैक किया और आगे के सफ़र के लिए निकल गए। तो चलिए देखते हैं। डे 4 एंड हम फोर्ट से जा रहे हैं आपका पैंगबोचे की तरफ। एंड अभी हम मॉर्निंग में सनराइज़ देख रहे हैं। बहुत ब्राइट है, बहुत नहीं दिख सकता। एंड ये हमारा पीछे के माउंटेन्स, एंड हम उस एक नीचे वाली विलेज आपको दिखाई दे रही होगी, है ना, हम उस विलेज से आ रहे हैं फ़िलहाल। तो अभी हमें जाना है पैंगबोचे की तरफ, और पैंगबोचे जाने के बाद हम आगे का हाल आपको पैंगबोचे में ही बताएंगे। फ़िलहाल व्यूज़ तो आप देख ही सकते हो, अनपैरेलल्ड व्यूज़, मतलब बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं। और देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, पर उससे ज़्यादा ब्यूटीफुल है वो विलेज जो मैंने अभी आपको दिखाई थी एक नीचे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हमारे सफ़र पर, ठीक है, एंड देखते हैं कि क्या होता है। चलिए, धन्यवाद। तो फोर्ट से विलेज से सुबह सुबह निकलने का एक रीज़न ये भी था कि हमने सुना था कि फोर्ट से सनराइज़ का नज़ारा अलग ही लेवल का होता है। तो हमने डिसाइड किया कि सबसे पहले तो हम सनराइज़ देखेंगे और उसी के बाद अपनी आगे की जर्नी शुरू करेंगे। और मैं आपको बयान नहीं कर सकता शब्दों में, इससे ब्यूटीफुल सनराइज़ शायद से मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा था। सूरज बिल्कुल एक मोती की तरह लग रहा था पहाड़ी पे, बहुत सुंदर नज़ारा। अब पैंगबोचे का जो रास्ता था, बस ये समझ के चलिए कि पहाड़ आपके साथ ही चल रहे हैं। दाईं तरफ अगर आप नज़र दौड़ाएंगे तो आप देखेंगे कि टैंगबोचे की मोनेस्ट्री पहाड़ी के एकदम टॉप पे राज कर रही थी, और बिल्कुल वो आपको नज़रों के एकदम सामने दिखेगी। बस उसी मोनेस्ट्री को देखते देखते हम साथ में आगे चलने लगे। अब अगले नज़ारे को तो देख के हमारी सांसें ही थम गई। मतलब पूरा का पूरा जंगली जानवरों का एक झुंड हमें दिखाई दिया। तो सबसे पहले तो हमें ये सिर्फ 2-3 छोटे छोटे कुछ हिरन जैसे जानवर दिखाई दिए, और शायद से ये पहाड़ी बकरियां थी, पता नहीं कौन से जंगली जानवर थे। पर हमने थोड़ा सा इनका पीछा किया, बहुत शांति से हम इनके पीछे लगे रहे, क्योंकि हमें पता था कि हम इनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। और देखिए सामने पहाड़ी पे हमें इनके कितने न जाने पूरा का पूरा परिवार दिखाई दिया। बहुत शांति से हम इनको अप्रोच कर रहे थे, क्योंकि हमको पता था कि अगर हम इनमें थोड़ी सी खलबली मचा देंगे तो क्या पता ये बेचारे जानवर थोड़े से डर जाएं। तो बहुत करीब से हमने इन जानवरों को थोड़ा सा नोटिस किया, और आप देखिए कैसे ये हमसे डर के भाग रहे हैं। ये अपनी मस्ती, मतलब ये जो है इस रास्ते में आपको टूरिस्ट नहीं मिलेंगे, तो इसी वजह से शायद ये जानवर खुले में ऐसे घूम पा रहे थे। और आप ऊपर देखेंगे कि ये जो पहाड़ी बकरियां थी, ये काफ़ी ईजिली इन पहाड़ों पर चढ़ जा रही थी। एकदम देखिए, हमको देखते ही भाग रही थी, पर एकदम ईजिली इन पहाड़ों पर चढ़ जा रही थी। बस हमने थोड़ी देर इनको फॉलो किया, और फॉलो करते करते हमने देखा कि ये कैसे छलांगे मार मार के एक जगह से दूसरी जगह पर जा रही थी। बस इनको देखना तो मतलब जीवन का एक बहुत ही बड़ा सुखमयी ये एक्सपीरियंस था। बहुत ज़्यादा मज़ा आया। देखिए कितनी आराम से ये पहाड़ी पर चढ़ जाती हैं। बस इनको देखा, और फिर उसके बाद आगे हम चलते रहे। और शायद ये पैंगबोचे का जो रास्ता है, ये सभी रास्तों में जो अभी तक हमने लिया था, सीरीनिक और पीसफुल है। तो अब जो मैं आपको नज़ारा दिखाने वाला हूँ, ये पैंगबोचे की वैली है। अब पैंगबोचे वही डेस्टिनेशन है जहाँ पर अभी हम जा रहे हैं, और अभी हमें थोड़ा सा इस जगह पे पहुँचने के लिए उतरना पड़ेगा। तो देखिए ये जो सामने है, ये पैंगबोचे की वैली है। ये साम जैसी नदी, और ये साम जैसी नदी आ रही है इतने बड़े बड़े पहाड़ों से। और ये जो बड़े पहाड़ हैं, ये हमें यही शिक्षा देते हैं कि हमें अपने घमंड को कंट्रोल में रखना चाहिए, क्योंकि हमसे बड़ा भी कोई और है। तो आप देखिए इन बड़े बड़े पहाड़ों को, इस खूबसूरत सी वैली को, और अगर आप थोड़ी सी नज़र घुमाएंगे तो आप देखेंगे कि नीचे देवशू है और आगे टैंगबोचे है, और जो नीचे ट्रैकर हैं वो यही रास्ता लेते हुए पैंगबोचे की तरफ आते हैं। तो हम भी अभी पैंगबोचे ही जा रहे हैं, इसी रास्ते के थ्रू।
तो पैंगबोशे को चलते चलते हमें लगभग 2.5 से 3 घंटे हो गए थे, और जब हमें सामने पैंगबोशे का ये गांव दिखाई दिया तो हमारी खुशी का ठिकाना ना रहा। खुशी से हम सच में पागल हो गए थे, क्योंकि हमने सुबह काफ़ी कम नाश्ता किया था और पेट में सचमुच में बहुत 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 ज़्यादा चूहे कूद रहे थे। तो ये हमने डिसाइड किया कि हम जाएंगे पैंगबोशे की जो पहला रेस्टोरेंट हमें दिखाई देगा, उस पहले रेस्टोरेंट में जाते ही हम सब धावा बोल देंगे। पर उससे पहले हम रुके, क्योंकि ये जगह जो थी ये कम से कम हमारी भूख को थोड़ा सा शांत कर रही थी। 8000 मीटर्स की पीक्स जो हैं नेपाल में भरी पड़ी हैं, और ऐसा नज़ारा शायद ज़िंदगी में मैंने तो कभी नहीं देखा था, क्योंकि मैंने 1-2 पीक्स देखी थी, पर इतनी बड़ी बड़ी पीक्स आसपास बहुत बहुत शानदार। और आप देखिए कि टैंगबोचे जो है एकदम छोटा सा दिखाई दे रहा है और वहाँ पे भी धूप निकल आई है। तो बस यहाँ से ये सब नज़ारे लेने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम आगे चलेंगे और सबसे पहले धावा बोलेंगे पैंगबोशे के रेस्टोरेंट्स पर। तो पैंगबोशे पहुंचने के बाद सबसे पहले तो हमने नाश्ता किया तेंजिंग नाम के इस प्यारे से बच्चे के रेस्टोरेंट में। तो ये जो रेस्टोरेंट है ये इसकी मम्मी चलाती हैं, और बहुत ही खुली सी ओपन स्पेस थी, वहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही थी, तो बहुत रिलैक्स होके हम वहाँ पे बैठे। हमने वहाँ पे फिर टोमेटो सूप मंगवाया, कॉफ़ी मंगवाई, फ्राइड राइस मंगवाया और दलिया मंगवाया, और भी जितनी भी एनर्जी देने वाली चीज़ें थी सब मंगवाई। फिर यहीं इसी रेस्टोरेंट में हम लगभग आधा घंटा बैठे, तेंजिंग के साथ खेले, और उसके बाद हमने थोड़ी सी तेंजिंग की फ़ोटोग्राफी भी की, और साथ ही साथ हमने फ़ोटोग्राफी करी अपने पासपोर्ट की, जिससे मैं और मेरी वाइफ आए थे, और उपाध्याय को भी शौक चढ़ा और उसने भी फ़ोटोग्राफी की अपने वोटर आईडी कार्ड की, जिसमें वो एकदम बिंदास लग रहा है। तो ये जो आप अभी मोनेस्ट्री देख रहे हैं ये है पैंगबोशे की मोनेस्ट्री, और कहा जाता है कि यहाँ पे येती की खोपड़ी रखी हुई है। तो उस स्टोरी पर तो हम फिर कभी आएंगे। तो आप यहाँ पर 2 रास्तों को जुड़ते हुए देख रहे होंगे। तो एक रास्ता है जो फोर्से से आ रहा है, और दूसरा रास्ता जो है वो वही मेन बेस कैंप वाला रास्ता है, जिससे बाकी सारे के सारे ट्रेकर आते हैं। और ये एक बहुत ही बड़ी वहाँ पे आपको वैली दिखाई दे रही होगी, मतलब सेम अगर आप मान लीजिए कि धर्मशाला जाते हैं, अगर आप सेम धर्मशाला जाते हैं तो धर्मशाला में आपको एक लाका ग्लेशियर है ना, बिल्कुल वैसा सेम व्यू मिलेगा। तो बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ब्यूटीफुल। हवा बहुत तेज़ चल रही है, पर we are on our way to Tengboche, and the next update will be at Tengboche. तो हम डेंगबोशे फेरीशे जंक्शन पहुंच गए थे, और हमने डिसाइड किया कि हम डेंगबोशे जाने में अपना एक दिन वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि डेंगबोशे हमें सामने ही दिख रहा था। तो हमने डिसाइड किया कि हम फेरीचे जाएंगे डायरेक्टली। तो बस थोड़ी देर हमने रेस्ट किया वहाँ पर, और फिर उसके बाद हम फेरीचे के लिए चढ़ पड़े। तो जो चढ़ाई थी वो बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रेनुअस थी, बहुत ज़्यादा कठिन थी, क्योंकि ऊपर चढ़ते चढ़ते हवा जो थी वो कम होती जा रही थी और हमारी सांस फूलनी शुरू हो गई थी। पर जैसे तैसे करके हम चढ़ते रहे, और उसके बाद हम पहुँचे हाईएस्ट पॉइंट पे, और वहाँ पर हवा पूछिए मत, बहुत बहुत तेज़ी से चल रही थी, और काफ़ी वहाँ पे पूजा वगैरह भी हो रखी थी। तो शायद वो इसीलिए था क्योंकि ये शायद काफ़ी हाईएस्ट पॉइंट था। तो बस थोड़ी दूर चले और हमें फेरीचे जो था वो दिखना शुरू हो गया। तो बस अभी हम फेरीचे के लिए उतरेंगे। अपडेट, अभी हम जा रहे हैं फेरीचे, और आपको एक पीछे यहाँ पे गांव दिख रहा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। एग्जैक्टली उस तरफ को एक गांव है जिसका नाम है फेरीचे, और हम उसी गांव को जा रहे हैं फेरीचे, एंड मैं उस गांव के थोड़े नज़ारे भी आपको दिखाता हूँ। तो फेरीचे बिल्कुल जैसे कहानियों में एक सुंदर सा गांव होता है ना पहाड़ियों के बीच में, वैसा ही दिख रहा था। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि अक्टूबर के महीने में ट्रैक करने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, क्योंकि आसमान पूरा नीला रहता है, पूरा साफ़ रहता है, और एकदम ब्यूटीफुल
ब्लू और वाइट का कॉम्बिनेशन होता है, मतलब मेरे ख्याल से अक्टूबर इज़ द बेस्ट मंथ, और ये मैंने काफ़ी रिसर्च के बाद पता किया था। तो थोड़ी दूर चले और उसके बाद हम पहुंच गए थे फेरीचे विलेज में। तो फेरीचे हम पहुंच गए थे शाम के लगभग 3:30 बजे, पर हमने डिसाइड किया कि हम फेरीचे में नहीं रुकेंगे और आगे थुकला जाएंगे। तो थुकला जाते जाते ये बादलों का हुजूम हमारे साथ ही चला। अब ये जो आप डेस्टिनेशन देख रहे हैं ये तो बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे कि कोई इंटरनेशनल फिल्म डेस्टिनेशन है। देखिए ऐसा तो मतलब मेरे मोबाइल ये जो लैपटॉप है उसके वॉलपेपर दिखते हैं। तो इतनी खूबसूरत और इतनी सुंदर जगह। तो बस थुकला हम शाम के लगभग 5:30 बजे के आसपास पहुंच गए थे और उस समय शाम ही होने वाली थी और उसके लिए हमें क्रॉस करनी पड़ी एक नदी। पर ये इतना खतरनाक टास्क नहीं था क्योंकि नदी को क्रॉस करने के लिए एक मेकशिफ्ट लकड़ी का एक पुलिया बनाई गई थी। तो काफ़ी आसानी से हमने उसको क्रॉस किया और उसके बाद हम थुकला पहुंच गए। तो लगभग शाम के 5:30 बजे हम थुकला पहुंच गए थे और थुकला पहुंचने के बाद हमने अपना स्टे बुक किया काला पत्थर लॉज में। अब काला पत्थर लॉज जो है उसमें स्टे जो था रीजनेबल था क्योंकि पर पर्सन हमको लगभग 500 रुपये के आसपास वहाँ पे लॉज की सुविधा मिल गई। और पर खाना जो था वो बहुत 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 महंगा था। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप एक दाल चावल की सिंपल थाली भी वहाँ लेते तो आपको लगभग 900 रुपये चुकाने पड़ते। 900 नेपाली रुपये, मतलब इंडियन में देखा जाए तो लगभग 600 रुपये के आसपास आपको एक थाली का पड़ता। और जो खाना था मतलब वो आपके गले नहीं उतरता। वहाँ पर थुकला में इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। इमीडिएटली आप देख रहे हैं कि वो 3000 मीटर के भी ऊपर है और शिमला जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ वो जगह 2000 मीटर है। तो डायरेक्ट हम कहाँ से कहाँ आ गए थे, ठीक है। तो बहुत ये एक एलिवेशन गेन था और इसकी वजह से सांस लेने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। पर फिर भी जैसे तैसे करके हमने वहाँ पे थोड़ा सा अडेप्ट किया और फिर वहीं रात में हमने थुकला के आपके काला पत्थर लॉज में अपना स्टे बुक किया। साथ ही साथ हमने वहाँ पे लिया था एवरेस्ट लिंक कार्ड। ये एक सैटेलाइट बेस्ड आपका वाईफाई सर्विस है। तो ये हमें 600 रुपये नेपाली में 1 GB डाटा मिला था। तो ये सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन है और ये सब हमने फैसिलिटीज़ ली थी आपके थुकला में। तो बस वहीं थुकला में अपने रात को स्टे किया और अगले दिन हमने शुरुआत की अपने आगे के सफ़र के लिए। तो चलिए देखते हैं कि आगे के सफ़र में क्या हुआ। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।